तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आर्टिकल पढ़ा दीजिए, आर्टिकल पढ़ा दीजिए। तो आज चलिए आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो ला रहा हूं जो 1 से 5 तक के आर्टिकल को बताने जा रहा हूं उसमें। तो देखिए, भारत का संविधान और आर्टिकल मतलब किसने लिखा था और क्यों लिखा था। तो चलिए देखते हैं भारत का संविधान किसने लिखा था और क्यों लिखा था और किस लिए लिखा था। तो देखिए, भारतीय संविधान लिखने का श्रेय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान जो लिखने का श्रेय है, जो लिखा था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। जो संविधान संविधान सभा की मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे। जी हाँ दोस्तों, ये संविधान सभा के मौजूदा समिति के अध्यक्ष थे, जिन्होंने संविधान का प्रारूप तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह संविधान के प्रारूप जो मतलब कि बताए गए हैं कि क्या होना चाहिए, क्या कैसे नहीं होना चाहिए राज्य में, देश में, इसलिए इन्होंने उसकी मुख्य भूमिका निभाई है। हालांकि इसे लिखने वाले हालांकि इस संविधान को अपने हाथों से लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे, बल्कि ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। ये जो लिखे थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ इसे मतलब बताए थे कि क्या होना चाहिए इसमें, क्या नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, उसे बनाने में लेबर लगते हैं, और जो बनवाता है, जो मालिक होता है उस बिल्डिंग का, नाम उसका होता है, ना कि उस लेबर का होता है जो उसे बना रहा होता है। इसी प्रकार हमारे संविधान भी है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मुख्य श्रेय मिला है। बाकी लिखे थे प्रेम बिहारी नारायण जी रायजादा जी लिखे थे। तो क्लियर है, आगे चलें। तो चलिए अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 1। चलिए अब इसे देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है और क्या नहीं। भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि भारत का नाम भारत होगा। भारतीय संविधान में यह बताया गया है कि भारत का नाम भारत होगा। ओके। और यह एक राज्यों का संघ होगा। यह एक राज्यों का संघ होगा। इसका मुख्य उद्देश्य, यह जो भारतीय संविधान है, इसका मुख्य उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना है। यह जो संविधान है, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत की एकता और इसकी अखंडता को बनाए रखना। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान का मूल आधार है। यह जो संविधान है, इस अनुच्छेद का मूल आधार है। इस अनुच्छेद में भारत के संघीय ढांचे की रूपरेखा दी गई है, और जिसमें कहा गया है कि भारत में केंद्र और राज्य सरकारें होंगी। इस भारत में कहा गया है कि इस संविधान में कहा गया है केंद्र, राज्य और सरकारें होंगी। लेकिन भारत कोई संघीय समझौते के तहत बना हुआ देश नहीं है। यह जो भारत है, वह
किसी संघीय समझौते से बना हुआ देश नहीं है, बल्कि यह एक संप्रभु राष्ट्र है। ये जो भारत है, इस संविधान में यह कहा गया है कि यह जो भारत है वह संघीय समझौते से बना हुआ देश नहीं है, बल्कि यह एक संप्रभु राष्ट्र है। तो यह इसमें था, आर्टिकल 1 में यह बताया गया था। तो कैसा लगा आर्टिकल 1? और चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 2। तो चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 2 में क्या है। आर्टिकल 2 में यह है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को यह अधिकार देता है, जो आर्टिकल 2 है वह संसद को यह अधिकार देता है, वह एक नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकता है। जो एक नया मतलब कि एक नया राज्य जो है वो किसी भी राज्य को भारत में शामिल कर सकता है, या किसी वर्तमान राज्य सीमाओं को बदल सकता है। ये जो राज्यों का सीमा होती है उसे भी यह बदल सकता है। यह कोई विदेशी क्षेत्र कोई विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे तो वह हो सकता है। यह कानूनी संसद के जरिए यह भारत का हिस्सा बन सकता है। ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। उसे भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। साथ ही संसद यह तय कर सकती है, जो हमारी संसद है वह यह तय कर सकती है उस नए राज्य की स्थिति, अधिकार और शासन कैसा होगा। वो जैसे नया राज्य बनाया जाएगा उसका स्थिति, अधिकार और शासन कैसा होगा, तो इसका भी वह अपने अधिकार में ले सकती है। यह अनुच्छेद भारत के क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए उसे विस्तारित करने में सहायक है और सहायक प्रदान करती है। ये जो हमारी मतलब आर्टिकल 2 में ये जो दिया है, क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखने के लिए विस्तारित करने की सहायता प्रदान करता है। तो आर्टिकल 2 आपको क्लियर हुआ। तो अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या होता है। स्टूडेंट चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 3 में क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि भारत के किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। जो भारत है वो किसी राज्य में सीमाएं परिवर्तन कर सकती है, सीमाओं को बदल सकती है, आगे कर सकती है या पीछे कर सकती है, वो बदल सकती है तथा नए राज्य बना सकती है। जो मतलब कि कोई अगर बड़ा राज्य है तो उसे विभाजित करके अलग राज्य बना सकती है और नए राज्य बना सकती है, और किसी भी राज्य को विभाजित कर सकती है। देखिए मैंने कहा था ना, वह किसी भी राज्य को विभाजित कर सकती है, या यदि राज्यों को मिलाकर नया राज्य बना सकना है तो वह कर सकती है।
यदि कोई नया जैसे राज्य, दो राज्य मिलाकर एक राज्य, बड़ा राज्य बनाना है तो इसमें वह बना सकती है अनुच्छेद 3 के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब आगे देखते हैं। यह सब संसद एक विधेयक के माध्यम से कर सकती है। ये जो रूल है वह एक विधेयक के माध्यम से आसानी से हो सकता है। यदि किसी राज्य से संबंधित बदलाव से पहले उस राज्य के विधान सभा का राय मांगी जाती है। अगर कोई जैसे किसी राज्य से संबंधित काम से पहले उस राज्य के विधान सभा की राय मांगी जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वह एक संसद का होता है। जो मतलब कि जो होने के बाद सब कुछ अंतिम जो निर्णय लेती है वह संसद ही लेती है। यह अनुच्छेद 3 भारत की एकता को बनाए रखते हुए राज्यों को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करती है। ये जो है आर्टिकल 3 में वह राज्यों को प्रशासनिक सुविधा प्रदान करती है। तो कैसी लगी ये अनुच्छेद 3? अगर ये अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करें। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 4 में क्या क्या दिया गया है। जो हमारी संविधान है उसमें आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। तो हेलो गाइस, चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 4। देखते हैं आर्टिकल 4 में क्या क्या है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, चाहे वे नए राज्य बनाते हों और सीमाओं का बदलाव करना हो, जैसे कि अनुच्छेद 4 यह बताता है कि अनुच्छेद 4 यह बताता है अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो कानून बनाए गए हैं उनके नए राज्य बनाना या सीमाओं का बदलाव करना हो, उन्हें संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4 है, उनके राज्य बनाना और सीमाओं को बदलाव करने में जो संशोधन को नहीं माना जाएगा। ऐसा कानून संसद साधारण विधेयक के रूप में पारित कर सकती है। जो ये कानून है साधारण विधेयक के रूप में पारित कर सकती है। साथ ही संसद यह तय कर सकती है कि राज्यसभा और लोकसभा में नए राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना होगा। जो राज्यसभा है और लोकसभा है में नए राज्य का प्रतिनिधित्व कितना होगा। यह अनुच्छेद राज्य के गठन और पुनर्गठन को आसान बनाता है। यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो 4 है, यह बताता है राज्य के गठन और पुनर्गठन को आसान बनाता है और इसके संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया
इसके संविधान संशोधन की कठिन प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती। यह प्रक्रिया आवश्यक नहीं होती है। तो यह था संविधान का अनुच्छेद 4। तो क्या आपको यह क्लियर है? तो चलते हैं अनुच्छेद 5 की ओर। चलिए अनुच्छेद 5 देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 5 में नागरिकता से संबंधित बताया गया है। ठीक है, इस संविधान में नागरिकता से संबंधित बताया गया है। संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 क्या 26 जनवरी 1950 को कौन कौन भारतीय नागरिक माना जाएगा? संविधान लागू करने के समय 26 जनवरी 1950 को कौन कौन नागरिक माना जाएगा? इस अनुच्छेद 5 में बताया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या जिनके माता पिता भारत में जन्मे हो, जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, और जो भारत में सामान्य रूप से निवेश कर रहे हों वे भारतीय नागरिक होंगे। जो मतलब कि जो जन्मा हो, जिनके माता पिता भारत में हों और वो किसी देश से आकर भारत में निवेश कर रहे हो, वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। इसके अलावा जो लोग विभाजन के कारण पाकिस्तान से भारत आए हों, जैसे कि नहीं होता है कि जैसे अगर युद्ध होता है, अगर मार होती है तो या इस देश से उस देश में सब नहीं चल जाते हैं, तो उसी प्रकार जो व्यक्ति या जो लोग भारत में आए हों पाकिस्तान से और निश्चित शर्तें पूरी की, उन्हें भी नागरिकता दी जा सकती है और वो भी भारत के नागरिक हो सकते हैं। यह अनुच्छेद भारतीय नागरिकता का मूल नींव को स्थापित करता है। ये जो अनुच्छेद 5 है वो भारतीय नागरिकता की मूल नींव को स्थापित करता है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद।